आज हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक, जिनके पास पूरे हिमाचल प्रदेश की सह प्रभार की जिम्मेवारी भी है और साथ में चंडीगढ़ का भी काम देखते हैं आप, और उसके साथ साथ पूरा देश की भी चिंता करते हैं, उनके साथ बात करने का मौका मिला है। टंडन जी, आपसे पहला सवाल मेरा है कि जो राम मंदिर का 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है मूर्ति में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को लगता है कि पिछले लगभग 600 बरस से हर हिंदू के मन की एक ऐसा भाव था कि जिसको वो अच्छी तरह व्यक्त भी नहीं कर पाता था, लेकिन मन की इच्छा होती थी कि हमारे देश में प्रभु राम का एक भव्य मंदिर बन सके। और ऐसी जद्दोजहद कितनी बार हुई, कितनी बार उसके बारे में बात हुई, कई उसके बारे में आंदोलन भी हुए। लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी की सरकार ने इसके लिए जो कार्य किया और उसके अंदर आने वाली सब बाधाओं को दूर करते हुए, और दूसरा उसके साथ आपने देखा कि कोर्ट तक भी कौन कौन से लोग, कौन कौन से एडवोकेट वहां पर पेश हुए, जो ये दर्शाता है कि दूसरी पार्टियों की मानसिकता को भी दर्शाता है। उस चीज से पार पाते हुए आज उनका भव्य मंदिर आज लोगों के दर्शन के लिए खुलने जा रहा है। ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि अपना भावनात्मक और उसके साथ ही साथ एक ऐसा कनेक्ट जो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, हर भारतीय के लिए और जनरली देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा है कि वो दुनिया के अंदर एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है कि जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थान में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जहां लोग जो फ्रीली आ सकें, अच्छा ठहरने का इंतज़ाम हो, अच्छा आवाजाही का साधन हो। और मुझे लगता है वो सब तरीके से अयोध्या भी सक्षम है और मंदिर हम सबको देखने को मिलेगा। और हर व्यक्ति की भावना को पूरा करते हुए, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी पोती है जो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, वो भी सुबेरे उठ के आती है तो वो जय श्री राम बोलती है। क्या बात! तो वो भी मैंने देखा कि वो जो है शाम को वो भगवान राम की वो ये जो रामानंद सागर वाली वो लगाकर वो उसको देखती है। तो एक वो छोटे से बच्चे के अंदर भी वो भावनात्मक प्रवाह जो है वो जो चल रहा है, तो जो बड़े व्यक्ति हैं उनके अंदर तो कितना होगा। मेरे पिताजी हमें सुनाया करते थे कि ये कितनी जद्दोजहद इसके बारे में हुई, पता नहीं हम अपने जीवन काल में भगवान राम का मंदिर देख पाएंगे कि नहीं। वो एक बार दर्शन के लिए गए तो उधर टेंट के अंदर जो मंदिर बना हुआ था, वहां से जब आए उनके आंखों में इतने आंसू थे। वो राज्यपाल के तौर पे गए थे तो वो वहां पर जा पाए, तब भी उनको लगा कि मेरे को आधा घंटा तो चल के वहां पर जाना पड़ा। आम व्यक्ति की हालत क्या होती होगी जो जिसको घंटा घंटा 2-2 घंटे चल के आना होगा। तो ऐसे समय से निकलते हुए अपना एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है। शहर के अंदर एक इतना उत्साह है, लोग लड्डुओं के ऑर्डर दे रहे हैं, लोग स्क्रीन जो है आपको 22 तारीख को ये बड़ी स्क्रीन चंडीगढ़ में मिल नहीं रही, अब सारी स्क्रीन्स की बुकिंग हो गई है, हर मंदिर में स्क्रीन लग रही है। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई वो दीपावली मनाने के लिए कर रहा है, कोई घरों के अंदर लाइटिंग जो करने के लिए कोई उसका ऑर्डर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति मेरे को
जो 1 तारीख को जनवरी को मिला तो उसने कहा कि भाई साहब आज नव वर्ष है। तो मैंने कहा जी आपको बधाई हो। तो जैसे नॉर्मली कोई मिलता है आपको तो वो कहते जी हम तो नव वर्ष 22 तारीख को मना रहे हैं। क्या बात, सुंदर। तो इस तरीके का एक भाव जो है मुझे लगता है कि इसका शायद कोई जवाब नहीं। एक और जानकारी मिलती है, जैसे समाज में कहा जाता है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है और छुआछूत पे विचार करती है। जैसे अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उसका नाम रखा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी चीज को कनेक्ट करके उसको पॉलिटिकल नजर से देखना, ये कुछ लोग उसको उस नजर से देखते हैं। आप अगर काले रंग का चश्मा डाल लोगे तो आपको दुनिया काली दिखेगी। लोग के पॉलिटिकल पार्टी, अब आप जो व्यक्ति ऐसा बात बोलते हैं, मैं उनके प्रति बोल रहा हूं कि जैसा आप चश्मा डालोगे आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। मुझे बताइए, क्या महर्षि वाल्मीकि जी का संबंध राम कथा के साथ डायरेक्टली नहीं आता? ये हर व्यक्ति जानता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने वो नींव रखी उस समय जिन्होंने भगवान राम के आने से पहले भगवान राम की लाइफ के बारे में उस पे लिख दिया। तो क्या वहां मंदिर में जाने से पहले आप उनके नाम के स्थान पर लैंड करें, क्या ये एक भावनात्मक कनेक्ट इतना जबरदस्त नहीं है? अब उसको इस प्रिज्म से देखना कि इसको छुआछूत के प्रिज्म से देखना और उसको कोई किसी कास्ट से जाति के साथ देखना, ये उन लोगों की मुझे लगता है वो मानसिकता में कहीं कमी है। पॉलिटिकल रंग का चश्मा डाल लोगे तो आपको दुनिया काली दिखेगी। लोग के पॉलिटिकल पार्टी, अब आप जो व्यक्ति ऐसा बात बोलते हैं, मैं उनके प्रति बोल रहा हूं कि जैसा आप चश्मा डालोगे आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। मुझे बताइए, क्या महर्षि वाल्मीकि जी का संबंध राम कथा के साथ डायरेक्टली नहीं आता? ये हर व्यक्ति जानता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने वो नींव रखी उस समय जिन्होंने भगवान राम के आने से पहले भगवान राम की लाइफ के बारे में उस पे लिख दिया। तो क्या वहां मंदिर में जाने से पहले आप उनके नाम के स्थान पर लैंड करें, क्या ये एक भावनात्मक कनेक्ट इतना जबरदस्त नहीं है? अब उसको इस प्रिज्म से देखना कि इसको छुआछूत के प्रिज्म से देखना और उसको कोई किसी कास्ट से जाति के साथ देखना, ये उन लोगों की मुझे लगता है वो मानसिकता में कहीं कमी है। पॉलिटिकल की अगर बात करें तो वो ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है, जैसे कि किसी न किसी टाइप से लेकुना वो ढूंढ रहा है कि हम ना जा पाए या इस तरह से हम जस्ट लाइक कहें कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे इनविटेशन की अगर बात करें तो बोलते हैं कोई बोलते हैं मुझे इनवाइट नहीं किया गया, कोई बोलते हैं मुझे भी करना चाहिए था, हम भी जाएंगे, या राम जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि और एक वो भजन आता है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं न्यूज में कैसे आऊंगा। अच्छा, मैं कहूंगा कि जी मैं जा रहा हूं, तब भी न्यूज में आ जाऊंगा। कोई कहता है मैं नहीं जा रहा, तो मैं 2 बार न्यूज में आऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को कोई बुलाने आएगा, कोई मेरे को भेजेगा। तो ठीक है भाई, एटलीस्ट आप राम का नाम तो ले रहे हो। कोई व्यक्ति तो जो है वो मरा 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 कह के वो राम आ गया, उसमें भी राम को प्राप्त कर लेता है। कोई राम 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 कह के वो प्राप्त कर लेता है। तो राम नाम तो आप गलती से भी बोल दो तो आपका जो है वो उद्धार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी सब लोग अपना उद्धार करने के लिए उसके बहाने ढूंढ रहे हैं। एक जो है मोदी जी का भी आह्वान है कि आप अपने घर पे दीप जलाएं
और आप क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं उसको भी आप सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो हालांकि लोगों में उत्साह तो बढ़ गया, स्टार्ट हो गया, लोग गाना वो पोस्ट भी कर रहे हैं। तो इसमें जो अभी वहाँ से अयोध्या से एक कलश हर शहर के अंदर आया, तो अभी लगभग 10 रोज पहले चंडीगढ़ में भी वो कलश आया, और जो इधर 37 सेक्टर में जो वहाँ पे वो मंदिर में वो वहाँ पर रखा गया। अब उस कलश से चंडीगढ़ के हर मंदिर के लिए कलश तैयार करके अब मंदिरों में पहुँच गया है। उस कलश में चावल हैं जो वहाँ से आए हैं, अब उससे और चावल जो है उसके अंदर डाल के तो कलश बना के हर सेक्टर के मंदिर में भेजे जा रहे हैं। हर सेक्टर के मंदिर में एक उसमें एक छोटा लिफाफा बनेगा जिसके अंदर 10 दाने चावल के उसके अंदर होंगे, और एक निमंत्रण पत्र होगा। मेरे पास शायद ये यहाँ पे पड़ा ये निमंत्रण पत्र, ये पकड़ाना जरा, नहीं आगे आगे, ये हाँ ये। तो ऐसा ये एक निमंत्रण पत्र के साथ ये जो है विश्व के राम भक्तों से निवेदन, ये ऐसा एक निमंत्रण पत्र ये सब लोगों के पास हर घर के अंदर वो 10 चावल के दाने और ये निमंत्रण पत्र ये दिया जाएगा ताकि लोग मंदिर, अब ये है कि 22 तारीख को तो सब कह रहे हैं कि उधर इतना ज़्यादा रश ना हो जाए इसलिए लोगों को रोका जा रहा है, तो 22 के बाद आप आए वहाँ पे अपने रामलल्ला के दर्शन के लिए आए। तो ऐसा एक ये है। कुछ लोग को हमने ये भी बोला है कि कम से कम 5 दिए घर के अंदर जलाएं। कुछ लोग तो पूरा घर में दीपमाला करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग दिए बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो दीपमाला जो उसमें लड़ियों के द्वारा करने का कर रहे हैं, कुछ मार्केटें सजाने का कर रहे हैं, कुछ शहर सजाने का कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कोई स्क्रीन लगा रहा है, कोई होर्डिंग्स लगा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने उससे, हमारे एक कार्यकर्ता हैं वो कल से वो भी 100 क्विंटल देसी घी के लड्डू बनाने चंडीगढ़ के हर व्यक्ति तक लड्डू पहुंचाना है, तो वो उसके प्रयास में वो लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रयास ही सराहनीय हैं। भावना के हिसाब से ये चल रहा है, भावना का प्रवाह बना है, और मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा हमारे देश के ऊपर वो हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। सर, आने वाले समय में जो है लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो आपको जो है सह प्रभारी भी बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, किस तरह से तैयारी है और किस तरह से आप लोग का इंटरेक्शन लोगों के साथ और जो भी वर्कर्स हैं, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। अभी हमारी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को पूरे दिन की हमारी बैठक दिल्ली में हुई, जिसके अंदर सारे राज्यों से वहाँ के अध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रभारी, सह प्रभारी, ये सब लोगों को बुलाया गया था, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के संग बैठ के जो सारी इस रचना के ऊपर, चुनावी रचना के ऊपर डिस्कशन करी गई। आज उसी संदर्भ में जो सब जगह पे चुनाव की दृष्टि से कार्य शुरू हो गया है, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वो कल सोलन में आ रहे हैं, उनका एक रोड शो है, एक उनका अभिनंदन कार्यक्रम है, उसके बाद शिमला में इसी तरह से कार्यक्रम है, और फिर हमारे वहाँ पर बैठक है जो सीनियर नेताओं के साथ, तो वो बैठक करके फिर वो 6 तारीख को वापस आएंगे। तो चंडीगढ़ में वो बैठकें रखी गई हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हर क्षेत्र के अंदर जो पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं एंड जो लेड बाय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा,
हर जगह पर ये पहुंच के हर जगह की तैयारी का एक जायज़ा लेना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसकी आगे क्या वर्किंग है, वर्किंग के बारे में लोगों की जिम्मेवारियां निर्धारित करना, उस दृष्टि से हम लोग लगे हुए हैं। और हिमाचल के अंदर 4 लोकसभा की सीट्स हैं। 4 में से जो इस समय 3 भाजपा के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। मुझे अनुमान ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले चुनाव में हिमाचल में हम चारों की चारों सीटें एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे और मोदी जी को एक बार पुनः हम उनको प्रधानमंत्री बनाने की तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जीतने वाले वो तीसरे प्रधानमंत्री, जो लगातार तीसरी बार जीतने वाले, वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे क्रिकेट के ऊपर आप आज सारा देश आपके ऊपर नजर लगा के बैठा है, नई नई टीमें आप खिलाई जा रही हैं, नौ बच्चों को, नौजवान को तैयार किया जा रहा है। अभी पीछे स्टेडियम चंडीगढ़ में भी हर व्यक्ति को खेलने का मौका मिला। तो इसके जो सिलेक्शंस हैं या दूसरे प्रतिभागी होते हैं क्रिकेट के, उनको कैसे आप आगे बढ़े? देखिए, चंडीगढ़ में पिछले 4 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। चंडीगढ़ पिछले 38 बरस से एक लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें था कि भी चंडीगढ़ के जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने के लिए या पंजाब जाना पड़ता था या हरियाणा या हिमाचल, उनको यहाँ से डायरेक्ट टीम नहीं जाती थी। उसमें जब मैं यूटी क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना तो उस समय से हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दायर करी और उसके मुताबिक हमें 2019 में हमें बीसीसीआई की सदस्यता दी गई, जो कि चंडीगढ़ के लिए, जो क्रिकेट इन पर्टिकुलर और स्पोर्ट्स इन जनरल, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था। आज लगभग जो 500 के करीब क्रिकेट के में प्लेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली उसमें भागीदारी ले रहे हैं। लगभग जो 2 करोड़ के करीब उनको प्लेयर्स को फीस उनके खाते के अंदर उनको मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी एक प्लेयर काशवी, उसको 2 करोड़ में आईपीएल के अंतर्गत उसको 2 करोड़ रुपया 1 साल खेलने के लिए उसको 2 करोड़ मिला। वो लगभग अभी 18 बरस की बच्ची है। तो एक ड्रीम होता है बच्चे का, वो फुलफिल हुआ। और हमारे यहाँ से अब हजारों की तादाद में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। एक हमने अनूठा प्रयास चंडीगढ़ में किया, शायद मुझे लगता है कि इंडिया में तो नहीं, कहीं दुनिया में भी ऐसा शायद प्रयास ना हुआ हो, जिसका नाम हमने गली क्रिकेट के नाम से रखा। और चंडीगढ़ पुलिस के साथ हमने सहयोग करके हमने हर सेक्टर में से कम हमने 2 टीम्स उनको बोला, 14 से 18 साल के बच्चों की, जो गलियों में कहीं पे आपने देखा होगा बचपन में हम भी गली में ईंटें लगा के खेल लेते थे, रबड़ के बॉल के साथ खेलते थे, कहीं मोहल्ले में, कहीं गली में, कहीं साइड की जो है वो जो नेबरहुड पार्क में, तो ऐसा करके खेलते थे। तो वो बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। हमने 10 ग्राउंड्स के अंदर वो किया। जब हमने उनसे सबसे आवेदन मांगा तो 202 टीम्स चंडीगढ़ के अंदर बनी। 12-12 प्लेयर्स की टीम थी। 2448 प्लेयर्स ने उसके अंदर भाग लिया, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमको उसके साथ सम्मानित भी किया। और उन्होंने कहा कि दिस इज द लार्जेस्ट टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन इन वन फील्ड बाय एनी स्टैंडर्ड्स। और उसके अंदर सब बच्चों को हमने उनको पूरी किट दी खेलने के लिए, उनको कपड़े दिए और जूते दिए। और वो आज 2500 बच्चों को फिर हमने कसम दिलाई कि वो ड्रग्स से दूर रहेंगे और गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वो एक शहर के अंदर एक अनूठा प्रयास जो है वो हुआ। और आज कई बच्चों ने हमको मैसेज भेजे हैं कि टंडन अंकल, हम
हमने जो है आज के बाद हम कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे और मैं एक अच्छा प्लेयर बन के दिखाऊंगा। फिर हमने उसमें से 35 प्लेयर्स चुने कि जो उसके अंदर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनको हमने, क्योंकि वो ये टूर्नामेंट रबर बॉल के साथ था, हमने उनको क्रिकेट बॉल के साथ उनका टेस्ट लिया। उसके जो उसके अंदर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनको हमने, क्योंकि वो ये टूर्नामेंट रबर बॉल के साथ था, हमने उनको क्रिकेट बॉल के साथ उनका टेस्ट लिया। उस टेस्ट में 7 प्लेयर जो पास हुए उनको हमने बीसीसीआई के लिए जो तैयारी के हमारे मैचेस होते हैं, हमने डायरेक्ट उनको वहां पे वाइल्ड कार्ड एंट्री हमने उनको दी। तो वो 7 बच्चे जो कहीं गलियों में अपना टैलेंट जो दिखा रहे थे, वो जो है स्टेट लेवल के ऊपर वो सीधा अपना टैलेंट दिखा पाए। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज हर एक के हाथ में वो किट है, बच्चे उसको खेल रहे हैं। 2,500 बच्चों को वो उस ढंग से सम्मानित किया। एक बच्चे ने तो कहा कि अंकल ये वाले कपड़े डाल के मेरे को तो ना धोनी जैसी फीलिंग आ रही है। तो वो भी एक चंडीगढ़ से नया कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे जो है प्लेयर आपके के बनाने की एक शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमने तो प्रयास किया है और अभी मैं थोड़े दिन पहले ही किसी टूर्नामेंट में मैं गया हुआ था, तो वहां पे बच्चे पूछ रहे थे, अंकल ये अगली बार कली क्रिकेट कब हो रहा है? लड़कियां पूछती हैं कि अंकल हमारा लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारों को ऐसा वो दे पाए मौका, लेकिन इसका एक बहुत ही सफलतम प्रयास ये गली क्रिकेट रहा है। इस तरह का जो गेम होगा या एनुअल होगा या 2 साल 3 साल में एक बार कराया जाएगा? और दूसरा बात यह है कि जिस तरह से बीसीसीआई ने रिकॉग्निशन दिया चंडीगढ़ को, क्या कोई इंटरनेशनल गेम भी चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज होगा? आप इसके लिए कुछ कर रहे होंगे, एफर्ट्स लगा रहे होंगे? चंडीगढ़ के अंदर जो इंटरनेशनल गेम के लिए उसके स्टेडियम का इंटरनेशनल स्तर के ऊपर तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि ग्राउंड्स हमारे पास काफ़ी अच्छी ग्राउंड्स चंडीगढ़ में हैं, लेकिन स्टेडियम अभी उसका उस तरह से, क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं और यहाँ चंडीगढ़ 16 सेक्टर का स्टेडियम में 2007 में लास्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 15-16 साल में रिक्वायरमेंट्स बहुत चेंज हो गई और हमारे रिकग्निशन हमारी मिलने से पहले जो मोहाली की जो पीसीए की जो ग्राउंड है और उनका उस समय संपर्क भी अच्छा था, तो सारे मैचेस लगभग जो इस क्षेत्र में आते थे वो मोहाली में जाने शुरू हो गए। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ के स्टेडियम का स्तर भी बेहतर हो और उसके साथ हम यहाँ पर इंटरनेशनल और आईपीएल के मैचेस भी यहाँ पर ला सकें। तो जब वो गली क्रिकेट वाला फिर से क्या कुछ आने वाले समय में फिर से ऑर्गेनाइज किया जाएगा या इसके बारे में कुछ बताएं? हमने ऑलरेडी उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमारी परसों ही बैठक हुई थी क्रिकेट के अधिकारियों की और हमने उनको बोला है, जो क्योंकि वो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, तो इस साल उसको किस ढंग से करना है, क्योंकि अप्रैल में चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव के अंदर एक मूवमेंट डिफरेंट तरह की होती है, तो वो तिथियों को थोड़ा सा उस हिसाब से हमें पहले से वो देखना पड़ेगा भी किस ढंग से, ताकि चुनाव के साथ कहीं पे वो क्रॉस ना करें। रिसेंटली सर अमित शाह जी चंडीगढ़ आए थे और उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए थे डेवलपमेंट के लिए, और उनका ये भी था कि चंडीगढ़ को जो है जिस तरह से पहले से रहा है नंबर 1 स्वच्छता हो या और डेवलपमेंट के मामले में भी, और चूँकि ऑलरेडी आप यहाँ पे चंडीगढ़ पे रहे हैं और आप माइन्यूटली जो है आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ के लिए जो आप लाना चाह रहे हैं? और चूँकि आपका बीजेपी भी जो है एमसीडी में बीजेपी भी है और हर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी ही है, तो इसको लेकर के और ये भी है कि इलेक्शन आने वाला है, तो बहुत से लीडर जो है तैयारी भी कर रहे हैं कि उनको टिकट भी मिले। लोग का ये भी मानना है कि आप भी उनमें से एक कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं।
देखिए, चंडीगढ़ एक इस समय एक टेक ऑफ स्टेज में है। चंडीगढ़ के अंदर कई चीज़ें बहुत सालों से रुकी हुई थी। चंडीगढ़ का कंपैरिजन जो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति है वो सबसे पहले वो कंपैरिजन करता है जो डेवलपमेंट की चीज़ पंचकुला में होती है, मोहाली में होती है, चंडीगढ़ में उसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो होती है। उसका कारण और उसकी एक बेसिक समस्या को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के कई लाभ होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी कुछ डिफिकल्टीज भी हैं जो हर नागरिक को उसमें समझना चाहिए। उसके अंदर यह है कि आपका कोई भी अगर कोई रूल लॉ किसी को बदलना है, जो एक्ट या रूल्स के बाहर जाके करना है, तो पंचकुला और मोहाली में उसकी उच्चतम जो लेवल है वो वहाँ की कैबिनेट है और वो निर्णय कर लेती है। जब चंडीगढ़ की बारी आती है तो उसमें जो है वो यूनियन टेरिटरी होने के नाते उसका जो उच्चतम लेवल कोई एक्ट को रिवाइज करना या कोई उसमें रूल्स को चेंज करना, वो यहाँ के गवर्नर तक वो अपने आप नहीं कर सकते हैं। वो ऊपर जाती है और उसको पार्लियामेंट के अंदर या कैबिनेट के अंदर लाना आवश्यक हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज जैसे और भी हैं, तो फिर उसका कंपैरिजन होता है कि आप चंडीगढ़ के अंदर अगर आप एक इशू को किस ढंग से आप निर्णय कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये इनके ऊपर उसका असर क्या होगा, फिर उसका कंपैरिजन के लिए वहां चिट्ठी लिखी जाती। फिर वो आता है कि अच्छा अगर ये चीज यहां ऐसे करी तो हम वहां उसको कैसे करेंगे। तो उस चक्कर के अंदर क्या होता है कि निर्णय कर पाना और उसको तब्दील कर पाना वो एक बहुत बड़ा एक एफर्ट हो जाती है। तो इसलिए वो स्टेटस को करके वो चलता रहता है। इसके अंदर मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने इस चीज के अंदर पहल करी। उन्होंने सारी यूनियन टेरिटरीज को बिठाकर अब इसके अंदर इस ढंग से भी क्या क्या समस्याएं यूनियन टेरिटरीज की हो सकती हैं, इसके अंदर मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने इस चीज के अंदर पहल करी। उन्होंने सारी यूनियन टेरिटरीज को बिठाकर अब इसके अंदर इस ढंग से भी क्या क्या समस्याएं यूनियन टेरिटरीज की हो सकती हैं, उनको एक ढंग से सॉर्ट आउट किया जाए। चंडीगढ़ को चुना गया कई चीजों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के लिए। आप अगर चंडीगढ़ को क्लोजली मॉनिटर करते हो, डीबीटी स्कीम जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सबसे पहले चंडीगढ़ आई। राशन कार्ड का सिस्टम जो रोका गया उसके अंदर लगभग 20-25% राजस्व की बचत हुई, क्योंकि लोगों ने डबल नेम ट्रिपल नेम वो ऐसे करके रखे हुए थे। और दूसरा उसके साथ क्या होता था कि कई बार तो राशन के डिपो वाले ही वो जितने लोगों के रजिस्टर्ड होते थे वो आधे से ज्यादा का जो सामान है वो खुद ही निकाल लेते थे। वो यहाँ पर एक ऐसा बदलाव आया। फिर उसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी चंडीगढ़ के अंदर बर्ड पार्क बना, जो एक अनूठा प्रयास चंडीगढ़ के अंदर आया। ये कहीं पर भी इस क्षेत्र के अंदर आप देखें तो कहीं पर भी नहीं, हिंदुस्तान में भी कहीं पे जहां पर जो जिस तरीके से सेंचुरीज हैं वो वहां पे आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक वो आपको बर्ड पार्क मिला। एक वो जो सेंटर डेवलप हुआ जिसमें यहाँ पे लगभग 2000 सीसीटीवीज के माध्यम से जो आपने बड़ी स्क्रीन देखी होगी जैसे कंट्रोल सेंटर, वो पहली बार यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर हुआ। फिर यहाँ पे जो उसके लिए जो फोरेंसिक उसकी चेकिंग के लिए वो सबसे बड़ा सेंटर जहाँ हैदराबाद में है या चंडीगढ़ के अंदर, वो यहाँ पर डेवलप हुआ। चंडीगढ़ को ऐसा समझा जा रहा है कि चंडीगढ़ एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एजुकेटेड एरिया का एक नेटवर्क एक यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज आती है तो उसको सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर किया जाता है। यहाँ तक कि जो अभी जो ये 3 लॉज में तब्दीली हुई उसके बारे में भी
जो चंडीगढ़ को वो कैसे उसमें वो पहल करके उसकी पूरी तरह से उसको यहाँ पर जो अडॉप्ट किया जा सके, उसके लिए तैयारी चल रही है। आज ही के अखबार में मैं देख रहा था कि आईटी से जुड़े हुए अभी कांस्टेबल जो हैं, वो 200 कांस्टेबलों की भर्ती चंडीगढ़ में वो होने जा रही है। आपने देखा होगा आज चंडीगढ़ हर तरफ से, आप स्पोर्ट्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पर अभी हमने स्केटिंग का ऑल इंडिया जो नेशनल्स जो हैं वो यहाँ पे होल्ड किए। अभी आपने देखा होगा जो नेशनल लेवल पे एथलेटिक चैंपियनशिप जो हमारा 7 सेक्टर का मैदान है, वर्ल्ड लेवल का आप कोई भी टूर्नामेंट आप वहां पर करवा सकते हैं। क्रिकेट का मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसके साथ जो चंडीगढ़ के अंदर हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोग लाए हैं, वो स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंतर्गत पहले होता था कि चंडीगढ़ के प्लेयर जाके हरियाणा से खेलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे तो ओलंपिक मेडल लाएंगे तो 6 करोड़ मिलेगा, चंडीगढ़ के अंदर 6 लाख नहीं मिल पाता था। सही बात। आज आपको जानकर खुशी होगी कि चंडीगढ़ की स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा के बराबर है और कई चीजों में हरियाणा से बेहतर भी हो गई है। सो मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ इज ऑन द राइज। यहाँ पे जो इश्यूज हैं, जो थोड़े से जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, कि जहाँ पे रियल एस्टेट के, क्योंकि लोगों का रहन सहन पिछले जो है 20 वर्षों में बदल गया, वो बदले हुए रहन सहन के साथ बदली हुई रिक्वायरमेंट्स आती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को, तब्दीलियों को धरातल पे लाने के लिए जो व्यवस्था जो होनी चाहिए, वो व्यवस्था को बिल्टअप करने की आज उस पे काम चल रहा है। जो हमारा एक जिसको कहते हैं मास्टर प्लान है, कई चीजें आती हैं जो मास्टर प्लान को चैलेंज करती हैं। मास्टर प्लान को बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट जो है वो उसके बारे में वो डिफरेंट रोल वो अदा कर देता है। हेरिटेज की हमारी कमेटी है, वो किसी चीज को होने के वक्त वो उसको वहां पर वो रोक देती है। लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट्स तो डे टू डे बदल जाती हैं। आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तो आपकी कमरे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर वो जो लॉज, जो बाई लॉज थे, उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी टिंकरिंग होती है। उसके अंदर कोई फॉर्मिडेबल बदलाव करने के लिए उसका एक प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है आप देखेंगे चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, चंडीगढ़ इज पॉसिबली वन दैट स्टेट के जहां के ऊपर आपको कहीं पर भी कोई घोषित कट आपने नहीं देखा होगा। आप सड़कों के मामले में देखें कि सड़कें आप अपने दूसरे राज्यों से कंपैरिजन कर लें तो मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ में एंटर करता है व्यक्ति तो उसको आंख बंद कर भी एंटर करता है तो वो ये कह सकता है कि मैं चंडीगढ़ एंटर कर गया हूं। उसको एक स्मूथनेस का एहसास होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे पानी की रिक्वायरमेंट है, तो पानी आपको किसी भी जगह पर जाके किसी को भरने नहीं जाना पड़ता, किसी को पंप नहीं लगाना पड़ता, हर एक के घर पानी पहुंचता है। हर घर में नल है और हर नल में जल है। तो ये ऐसी व्यवस्था एक चंडीगढ़ की है। उसके साथ साथ अगेन चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो पहले घर बने थे, वो घर बने थे कहीं पे 2 स्कूटर होंगे, 4 साइकिल होंगे, इस तरीके से घर बने हुए थे। आज वो 2 स्कूटर 4 साइकिल की बजाय वहां 6 गाड़ी वहां हो गई। अब 6 गाड़ियां हो गई तो वो गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक आ रहा है कि उसको कैसे किया जाए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि भी आप इसको घर के बाहर खड़े करते हो तो आपको कुछ उसके लिए पे करना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने उसको ऐसे निर्णय किया, लेकिन जब वो निर्णय चंडीगढ़ के लिए करने के लिए आता है तो एकदम लोगों को लगता है कि जो ये मेरे लिए बड़ी ये मुश्किल है, मैं इसको कहाँ पे गाड़ी को खड़ा करूं। अब दिल्ली के अंदर उन्होंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी जिस घर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने एक स्टिल्ट लेवल को एक